नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा 5वां चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी और आज की इस वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करेंगे। स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न प्रकार यहां पर देखेंगे, जिसमें हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक भी आपको समझाएंगे, बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा पढ़ी। गतिज ऊर्जा का केवल एक ही फॉर्मूला है, 1/2mv²। बट स्थितिज ऊर्जा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार की होती है, इस कारण से इसके फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जो स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, इनके व्यंजक यहां पर आज के इस वीडियो में आपको समझाएंगे, बताएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, स्थितिज ऊर्जा है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है कि यदि हम किसी वस्तु को निकाय की स्थिति या उसके विन्यास के कारण से उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन एक बार पुनः सुन लीजिए कि किसी वस्तु की या किसी निकाय की स्थिति के कारण या उसके विन्यास के कारण से उसमें संचित जो ऊर्जा है उसको हम स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी स्थितिज ऊर्जा की, मैं आपके सामने रख देता हूं। किसी वस्तु या वस्तु के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, निकाय शब्द भी ले सकते हैं। तो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति या विन्यास के कारण, स्थिति या विन्यास के कारण उसमें संचित ऊर्जा, उसमें संचित ऊर्जा, उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब देखिए विन्यास, कैसे विन्यास को हम कैसे समझें। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास में धनुष बाण है। धनुष बाण में ये इस हाथ में धनुष है, ये परतंजा है, ये बाण है, इसको इस तरीके से खींचकर यहां तक ले आते हैं। तो हमने इसको खींचा तो हमारे द्वारा एक कार्य किया गया, हमारे द्वारा एक कार्य किया गया। तो वो जो कार्य हमने किया वह कार्य अब इस धनुष बाण के निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इस स्थिति के अंदर धनुष में एक ऊर्जा संचित है और यदि जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये जो बाण है वो तेजी से आगे गति करेगी, क्योंकि वही जो स्थितिज ऊर्जा धनुष बाण में संचित थी वो अब इस बाण को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि छत पर अपने एक टंकी रखी हुई है, मोटर की सहायता से नीचे से हम पानी उस टंकी में भर देते हैं।
तो हमने उस पानी को नीचे से ऊपर टंकी तक चढ़ाने के लिए मोटर द्वारा कार्य किया गया। वो जो कार्य किया गया मोटर के द्वारा, वही कार्य उस पानी में, उस टंकी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्लियर? अब वही पानी जब हम उसमें नीचे से नल खोलते हैं तो उसी टंकी से जो पानी है वो नीचे आता है, तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो वापस गतिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको समझ आ जाने चाहिए। और भी एग्जाम्पल इस वीडियो में हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि धनुष बाण में संचित ऊर्जा, धनुष बाण में संचित ऊर्जा, धनुष बाण में संचित जो ऊर्जा है, छत पर रखी पानी की टंकी में ऊर्जा, छत पर रखी पानी की टंकी में ऊर्जा, जो पानी है उसमें संचित ऊर्जा। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हैं अपने दैनिक जीवन के। अब ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये कौन कौन से प्रकार की होगी, तो 1-2 प्रकार मैं यहां पर बताता हूं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इनको। हाँ जी, अब देखें विभिन्न प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। वैसे तो कोई पर्टिकुलर प्रकार तो नहीं कि भाई ये इतने प्रकार का होता है, लेकिन हम आपको क्लियर कर देते हैं कि विभिन्न प्रकार यहां पर हम देखेंगे। उनमें से अगले पेज पर लिए चलता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले जो प्रकार है हमारे पास में, पहला प्रकार है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी पिंड को ले जाने में किया गया जो कार्य है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दूसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो किसी प्रत्यास्थ वस्तु में संचित जो ऊर्जा होती है उसको हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। फिर देखें जैसे रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। तो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा है रसायनों के रूप में, ईंधन के रूप में ये मौजूद होती है। तो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। तो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा किसमें रहेगी? तो जैसे हम ईंधन के रूप में एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हम यूज में लेते हैं। जैसे एलपीजी है, सीएनजी गैस है, या जैसे पेट्रोल हम यूज में लेते हैं, डीजल हम यूज में लेते हैं। तो इन सब में है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, और उसी ऊर्जा को हम दूसरे रूप में बदलकर काम में लेते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कोयला भी है। तो इन सब में क्या है? रासायनिक स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। इसी प्रकार से नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा ये नाभिकों के अंदर मौजूद रहती है, और उस ऊर्जा को हम दूसरे रूप में भी आवश्यकता पड़ने पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, यूरेनियम, यूरेनियम हो गया है, थ्योरियम, यूरेनियम है, थ्योरियम है,
एक्टीनियम है, रेडियम है, तो इनमें नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। ओके, तो रेडियम है, एक्टीनियम, थ्योरियम है, यूरेनियम है, इन सब में नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ये आवेशों के बीच में संचित होती है। ये किनके मध्य संचित होगी? विद्युत आवेशों के मध्य ये संचित होती है। आवेशों के मध्य में ये स्टोर होती है, मौजूद रहती है। इसी प्रकार से चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, तो ये चुंबकीय आवेशों के मध्य, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य मौजूद होती है। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य ये ऊर्जा संचित होती है। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए, ये समझ आ जाना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इन दो ऊर्जाओं का सूत्र आपको यहां बताऊंगा। अपने कक्षा 11 में ये दो ही हैं। वैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में विस्तृत जानकारी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम करेंगे। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी हम ठोसों के यांत्रिक गुण का एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहां पर मैं आपको स्थितिज ऊर्जा के इनके फॉर्मूले, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। ये जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है, ये अपने कक्षा 12 में आएंगे। और वैसे तो इनके बारे में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले देते हैं, बट अपने कक्षा 12 में 11 में इनके अब फॉर्मूले नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि हम किसी पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर ले जाएं, तो उसके अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? तो पृथ्वी की सतह से उस पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी ऊंचाई तक ले जाएंगे, तो ले जाने में जितना भी काम करना पड़ता है, वह काम ही, वह कार्य ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। चलिए डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं, और डेफिनेशन के आधार पर इसका फॉर्मूला आपके सामने रखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है? किसी पिंड को, किसी पिंड को, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक, या किसी ऊंचाई तक लिख देते हैं, किसी ऊंचाई तक, ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से हम किसी पिंड को, मतलब पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को h ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। कहां तक लेकर जाएंगे? h ऊंचाई तक। ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह। तो पृथ्वी की सतह से इस पिंड को h ऊंचाई तक लेकर जाएंगे, तो ले जाने में किया गया जो कार्य है वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को देखिए, ध्यान देंगे, ये स्मॉल m द्रव्यमान वाला पिंड है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। इसके ऊपर नीचे की ओर एक बल लगेगा mg। नीचे की ओर बल कितना लगेगा? mg बल लगेगा। तो स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को, स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई तक, स्मॉल h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। तो बल F इंटू विस्थापन यहां पर है h। बल की वैल्यू है mg, बल की वैल्यू कितनी है? mg, और विस्थापन हमारे पास में है h। तो हमारे पास में कार्य आ गया है mgh, और यह किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह किया गया कार्य, किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके, तो ये जो किया गया कार्य है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा U से पुट कर देते हैं। तो U बराबर अपने पास में आ चुका है mgh, mgh। ये हमारे पास में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ चुका है। यदि पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई तक किसी पिंड को यदि हम ले जाएं तो स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, mgh। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा किसी प्रत्यास्थ स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जिसे हम कह सकते हैं। चलिए, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु को विस्थापन देने में किया गया कार्य उस वस्तु में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। डेफिनेशन तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की भांति है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हमारे को यहां पर थोड़ा सा बलों के फॉर्मूले सब कुछ थोड़ा समझना पड़ेगा, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर क्या है, किसी प्रत्यास्थ वस्तु को, प्रत्यास्थ वस्तु को विस्थापन देने में किया गया कार्य, वस्तु को विस्थापन, प्रत्यास्थ वस्तु को विस्थापन
देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे प्रत्यास्थ, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, सबसे पहले तो प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं ये आपको समझना होगा। प्रत्यास्थ वस्तुएं, तो देखिए वे वस्तुएं जिनके ऊपर बाह्य बल लगा दें, बाह्य बल लगा दें तो विकृत अवस्था में आ जाती है, बाह्य बल हटा लेते हैं तो वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है, तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहां पर हम स्प्रिंग के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास में एक दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से हमने ये एक स्प्रिंग जोड़ी है जिससे स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड जोड़ा है। अब यदि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा इधर विस्थापित कर दें तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। यदि इस पिंड को छोड़ दें वापस तो ये अपने प्रारंभिक अवस्था की ओर गति करता है, प्रारंभिक अवस्था में स्प्रिंग लौटती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को हम विस्थापित कर दें, इधर जब बाह्य बल लगा रहे हैं, इधर बाह्य बल इधर लगा रहे हैं, तो इस स्प्रिंग के अंदर ही एक बल काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसको प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। उस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल कहा जाता है। समझो एक बार कि जैसे कोई भी आपके पास में कोई रबड़ है या कोई जैसे बॉल है या ये जैसे स्प्रिंग है, ये सब प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। तो इनको यदि हम बाह्य बल लगाकर विकृत कर दें, तो इसको हमने खींचा, ये यहां से तो दृढ़ आधार से बंधी हुई है, इसको यहां से यदि आप खींचोगे तो वो तो है बाह्य बल, आपने जो बल लगाया वो तो है एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। अब ये जो पिंड है स्प्रिंग इसको वापस अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करती है। वो जो स्प्रिंग के अंदर ही अंदर बल लग रहा है जिसकी वजह से ये वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटती है, उस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। उस बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ओके, तो देखिए एक नियम है हमारे पास में, हुक का नियम। हुक ये कहते हैं कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर यदि आप बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है और वस्तु पर एक प्रत्यानयन बल काम करता है जो कि उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। वो प्रत्यानयन बल उस प्रत्यास्थ वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। उस प्रत्यास्थ वस्तु को दिए गए विस्थापन के, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु को हमने बाह्य बल लगाकर खींचा तो वस्तु यहां पर आ गई, यहां पर आ गई, तो इसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाता अक्स। विस्थापन इस डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यानयन बल उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। प्रत्यानयन बल किधर काम करेगा? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो प्रत्यानयन बल क्या है ये आप एक बार समझ लीजिए। प्रत्यानयन बल है कि प्रत्यास्थ वस्तु को विकृत अवस्था से अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। ओके, अब देखिए मान लीजिए इस स्प्रिंग को आपने खींचा खींचा खींचा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद में ये लंबी और लंबी होती जाएगी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगी।
तो एक जो स्थिति है इसके बाद में यदि आपने खींच दिया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती, तो उस स्थिति को, उस सीमा को हम कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ सीमा कहा जाता है। प्रत्यास्थ सीमा का मतलब समझ लीजिए। प्रत्यास्थ सीमा का मतलब है इससे कम यदि आप बाह्य बल लगा रहे हैं तब तक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगी। इससे ज्यादा बल लगा दिया, प्रत्यास्थ सीमा से भी पार आप चले गए, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगी, अपनी पूर्व अवस्था में कभी भी नहीं लौटेगी। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हुक का नियम। जब हुक का नियम अपन को समझ आएगा तब जाकर हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आप ध्यान दें, हुक का नियम क्या कहता है। अगले पेज की ओर ले चलता हूं, आराम से बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हुक का नियम, हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम हमें यह कहता है प्रत्यास्थ सीमा में, इसमें प्रत्यास्थता सीमा में, क्योंकि प्रत्यास्थ सीमा में ही ये बल काम करता है, तो प्रत्यास्थ सीमा में किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर, किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, लगने वाला प्रत्यानयन बल वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के समानुपाती होता है। वस्तु में उत्पन्न विस्थापन, वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। ये हमारे पास में वस्तु है जो कि एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी हुई है, एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा डायग्राम आप देख लीजिए। ये यहां से इस तरीके से स्प्रिंग है, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर बल लगाया तो ये इस स्थिति में पहुंच गई, ऐसे। ये दृढ़ आधार के साथ में इधर कनेक्टेड है, ऐसे। ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है कि ये वस्तु की मध्य स्थिति है। ये क्या है? मध्य स्थिति है। यहां पर ये वस्तु विराम अवस्था में है। कौन सी स्थिति में है? विराम की स्थिति में है। आपको मैंने इसके अलावा दो स्थितियां और दिखाई है, उनको आप देखें समझें। इधर इसका विस्थापन है पॉजिटिव, विस्थापन को मैं लिख रहा हूं अक्ष से, यह है पॉजिटिव, और इसके ऊपर प्रत्यानयन बल लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एफ है, यह है नेगेटिव। एफ कैसा है? एफ माइनस में है। एफ कैसा है? नेगेटिव है। ओके, एफ कैसा है? नेगेटिव। इसमें यहां पर विस्थापन है नेगेटिव, विस्थापन को मैं अक्ष से लिख रहा हूं, जबकि प्रत्यानयन बल इसके ऊपर इधर काम करेगा
और इस स्थिति में इसकी जो वैल्यू है ये होगी पॉजिटिव। तो जब विस्थापन पॉजिटिव होता है, विस्थापन पॉजिटिव होता है, ये विस्थापन कैसा है? पॉजिटिव, तब बल नेगेटिव रहेगा, प्रत्यानयन बल नेगेटिव। और जब प्रत्यानयन बल पॉजिटिव तो विस्थापन नेगेटिव, या नेगेटिव विस्थापन की स्थिति में प्रत्यानयन बल पॉजिटिव लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहां पर अपने पास में क्या आ गया? जो प्रत्यानयन बल है, कौन सा बल? प्रत्यानयन बल, ये विस्थापन के समानुपाती होते हैं। ये किसके समानुपाती होते हैं? विस्थापन के समानुपाती होते हैं। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट करेंगे माइनस में के। कांस्टेंट क्या पुट कर दिया? माइनस में के। और ये जो के है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग नियतांक। इस के को क्या कहा जाता है? स्प्रिंग नियतांक कहा जाता है। ये जो के है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। के का आप मात्रक देख लीजिए, के का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर इसको हम पुट कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो किसके तुल्य होती है, तो इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करेंगे। विस्थापित करने में किया गया कार्य स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसको विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। बस 0 से अक्ष दूरी तक विस्थापित करने में कितना काम करना पड़ा वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे, फिर 0 से अक्ष दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या है, स्प्रिंग की ही बात कर रहे हैं। स्प्रिंग से जुड़े पिंड को, स्प्रिंग से जुड़े पिंड को dx विस्थापन देने में किया गया कार्य, dx विस्थापन देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य, छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य भी क्या होगा? छोटा सा। कार्य को मैं लिख रहा हूं dw से, कार्य बराबर होता है f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यह है छोटा सा विस्थापन dx देने में किया गया कार्य। यहां से जब हम डॉट को हटाएंगे तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा? f dx cos 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि f इधर होगा तो अक्ष किधर होगा? dx इधर होगा। दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सदैव कितना होगा? 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है विद्यार्थियों? cos 180 डिग्री का मान भी मैं यहां पर रख देता हूं। cos 180 डिग्री का मान होता है -1। कितना होता है? -1। यह आ गया अपने पास में। अब हम ये तो आ चुका है प्रत्यानयन बल। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? माइनस में kx लिख सकते हैं। अगली लाइन में मैं पुट कर देता हूं dw बराबर माइनस में f dx, माइनस में f की वैल्यू है माइनस में kx, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस kx dx आ जाएगा। ये तो आ गया है dx विस्थापन देने में किया गया कार्य। अब हम ज्ञात करेंगे 0 से अक्ष तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। 0 से अक्ष विस्थापन देने में किया गया कार्य, विस्थापन देने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? 0 से अक्ष तक, तो kx dx। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो ये अपने पास में कितना आ गया?
के तो बाहर पड़ा ही है। अक्स की घात 1 है तो 1 + 1 बटेवा 1 + 1 और लिमिट कहां से कहां तक आ गई है? 0 से अक्स तक। इसको मैं क्या लिख दूं के अक्स स्क्वेयर बट्टे में 2 और लिमिट आ गई हमारे पास में 0 से अक्स तक के। अब लिमिट पुट करेंगे तो अक्स स्क्वेयर बट्टे में 2 माइनस में 0, यह आ गया हमारे पास में। क्या आ गया है? W बराबर आ चुका है 1/2 के अक्स स्क्वेयर। यह कार्य आ गया है और यह किया गया कार्य निकाय में या स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह किया गया कार्य निकाय में, यहां पर निकाय क्या है? स्प्रिंग है। यहां पर निकाय क्या है? स्प्रिंग। तो निकाय में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये आ गया अपने पास में। W की जगह हम U से इसको पुट कर देंगे 1/2 के अक्स स्क्वायर। जहां अक्स है स्प्रिंग से जुड़े पिंड में विस्थापन, के है उसका स्प्रिंग नेतांक। तो यह आ गई है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक सूत्र फॉर्मूला, और यह आपको समझ में भी आ गया होगा। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक स्थितिज ऊर्जा, जिसमें हमने 2 ऊर्जाओं के सूत्र पढ़े। इन दोनों सूत्रों को हम कक्षा 11 में आने वाले समय में भी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा के 2-3 फॉर्मूले हम कक्षा 12 में भी पढ़ेंगे। तो आप फिजिक्स में यूं ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आपको एक एक करके बारीकी से हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु, फिजिक्स की जो बारीकियां है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल का टॉपिक लेकर लौटेंगे। संरक्षी बल और असंरक्षी बल जब अपन को समझ आ जाएगा, तब हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक दूसरे से सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम अपन को तभी समझ आएगा जब संरक्षी बल क्या होते हैं ये समझ आ जाए। तो अगले वीडियो में हम संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, और असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।